हेलो दोस्तों। और आप लोगों के सामने हम लोग फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। थोड़ा सा इस पर थोड़ा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि क्या होता है डायनामिक इक्वेशन ऑफ मोटर। थोड़ा सा उसको पढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि कहीं अगर आ गया तो आपका एक नंबर तो ले ही जाएगा। ठीक, तो थोड़ा आप देखिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इससे अलग विषय पढ़िए, यही भी चाहता हूँ। क्योंकि देखिए जब आप पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर है सिलेक्शन पाएंगे। तो जो जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होगा, अगर कहीं छूटा होगा, कुछ न कुछ छूटा होगा तो मैं बताता रहूँगा, आपको पढ़ाता रहूँगा, आप पढ़ते रहिएगा। तो एक चीज़ और है, आप लोगों को पढ़ाने से पहले मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितना हो सके आप लोग वीडियो को। और आइए हम लोग देखते हैं अगला। अब अगला हम लोग चलते हैं डायनामिक इक्वेशन ऑफ मोटर, मतलब डायनामिक इक्वेशन ऑफ मोटर। इसमें क्या होता है थोड़ा सा देखते हैं, फिर उसके न्यूमेरिकल देखेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल, उसके बाद समाप्त करेंगे। नहीं तो फिर बताएंगे, जो जो छूटा रहेगा उसको 3 फेज इंडक्शन मोटर में बता दे जाएगा। जैसे आपका ये मोटर है, ठीक, क्या है, मोटर है। तो यहाँ एक आपका शाफ्ट टार्क हो, लोड टार्क होगा और एक डेवलप टार्क। टी क्या है, डेवलप टार्क, और टी एल क्या है, लोड टार्क। ठीक, तो अगर हम फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस निगलेक्ट कर दें, क्या कर दें, इफ फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस निगलेक्ट, क्या करें, निगलेक्ट कर दें, निगलेक्ट, तो क्या होगा, जो शाफ्ट टार्क होगा वो डेवलप टार्क के बराबर हो जाएगा। शाफ्ट टार्क क्या होगा, वो डेवलप टार्क के बराबर हो जाएगा। इतना पता है, ठीक। तो नेट टार्क क्या होगा, नेट टार्क टी माइनस टी एफ। अब एक चीज हम जानते हैं क्या, जे डी टी स्क्वायर थीटा पान डी टी स्क्वायर, या इसको हम इतना लिख सकते हैं, जे डी ओमेगा अपन डी टी। ये याद रखिएगा, टी माइनस इक्वेशन है नेट टार्क। अब इसी पर हम थोड़ा सा केस निकालेंगे। केस, ये तो मोटर का डेवलप टार्क है, लोड टार्क है, ठीक। ये मोटर का डेवलप टार्क है और लोड टार्क है। और डेवलप टार्क लोड टार्क कहाँ होता है, शाफ्ट पर होता है। ये क्या है, मोटर का शाफ्ट है। अब अगर केस फर्स्ट, इसी में केस फर्स्ट आ जाए, क्या आ जाए, केस फर्स्ट आ जाए, इसी में केस फर्स्ट आ जाए। अब क्या पूछे, फर्स्ट केस, टी इज ग्रेटर देन टी है, मतलब डेवलप टार्क लोड टार्क से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में जी डी ओमेगा अपन डी टी क्या होगा, अगर ज़्यादा है तो इसकी जो वैल्यू होगी डी ओमेगा अपन डी टी की, वो पॉजिटिव होगी। क्यों, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 होता है अपान डेल टी इज पॉजिटिव। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1। इसका मतलब है इस कंडीशन में अगर ओमेगा 2 ज़्यादा है और ये क्या है, पॉजिटिव नेट, इसका मतलब क्या है, स्पीड आपकी इंक्रीज है, स्पीड इंक्रीज है। याद रखिएगा, ऐसा पूछ सकता है। तो स्पीड इंक्रीज है तो एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा, एक्सेलरेशन। ताल लीजिए, एक्सेलरेशन होगा। इस कंडीशन में आपका क्या होगा, स्लिप ये पॉजिटिव होगा। अगर डेवलप टार्क लोड टार्क से ज़्यादा है तो जो डी ओमेगा होगा वो पॉजिटिव होगा, डी ओमेगा अपन डी टी पॉजिटिव, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपन डेल टी पॉजिटिव, ठीक।
तो पॉजिटिव होगा। बता लीजिए केस। फिर आगे चलते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर ऐसा केस कहीं पूछता है ओमेगा 2 इज ग्रेटर तो ओमेगा मतलब ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होगा तो एक्सीलरेशन होगा। अभी आपको बहुत कुछ पढ़ाना है, तो जो जो पढ़ाया गया आप लोग याद रखे जाइएगा, सवाल लगाते रहिएगा, मस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे आएंगे, थोड़ा सा आप लोग धीरज बनाइए। अगला केस, केस 2 क्या डालते हैं, केस 2, इसी में हम केस 2 करते हैं। अगर केस सेकेंड करें तो क्या होगा, तो लोड टार्क तब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव हो जाएगा तो भी निगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी तो डी एक्सीलरेशन होगा। क्या होगा, डी एक्सीलरेशन। बता लीजिए। आपका एक चीज आ जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, डी एक्सीलरेशन। जे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिख लीजिएगा, जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्पीड डिक्रीज एंड डिक्सेलरेशन। अब अगला अगर हम लोग इसी में लिखे हैं, अगर हम इसको इसमें लिखें, इसको ताली हुई, अगर हम इस इक्वल टू कर दें तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पूरा, ये पूरा आपका जीरो हो जाएगा, और ये चीज आपका भी जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, स्पीड कांस्टेंट। हम न्यूमेरिकल लगाते हैं 2-3, उसके बाद समापन करते हैं, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें, जितना था हमने सारे सवाल न्यूमेरिकल लगभग लगवा दिए हैं। जो कोई आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, जहाँ से न्यूमेरिकल मिल जाए वहाँ से लगाइएगा।
शायद अभी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के न्यूमेरिकल में भी लगवाने का चलेगा, अच्छा चलेगा, देखा जाएगा। तो ये लिखवाना जरूरी था, अगर कहीं आ गया तो आपको फंसा सकता है डायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोटर। इसको ताले हो गए। अब एक चीज़ और जान लीजिए, अगर ऐसा कहीं आता है, दो ताले हो गए, अगर ऐसा कहीं आता है, क्या केस आता है, अगर ऐसा कहीं केस आता है कि ये ऐसा केस कहीं आता है, अभी मान लीजिए आपका टार्क हो गया, टी फॉर कार टार्क, आई स्लिप एंड स्पीड, स्लिप एंड स्पीड। तो ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, क्या हुआ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ए हो गया आपका हाई स्लिप रीजन, ए लो स्लिप रीजन। ए आपका जो रीजन कहलाएगा ए लो स्लिप रीजन। कभी कभी ऐसे पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा, लो स्लिप रीजन होता है और ये हाई स्लिप रीजन, यहाँ से याद है, इसे बोलते हैं हाई स्लिप रीजन। ठीक, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसको ताल दिए, कभी कभी पूछ लेता है कि जो आपका एक पार्ट होता है हाई स्लिप रीजन, ये लो स्लिप रीजन, तो इसको हमने इसलिए लिखवाया कि कहीं कहीं पूछ लिया है या पूछ सकता है, तो आपको नंबर दे जा सकता है, तो आपसे गुंडाई कर सकता है, तो गुंडाई नहीं करना है, उसके साथ अच्छे से पेश आना है। अब एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा लिखवाते इसको। लिखा है एक 15 HP, एक 15 HP 15 हार्स पावर 415 वोल्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर के निर्भर पर, मतलब नो लोड परीक्षण द्वारा प्राप्त हानियाँ 1000 वाट है, और अवरुद्ध गुणक परीक्षक पूछा, और अवरुद्ध मतलब सार सर, और अवरुद्ध
गुणक परीक्षण, तो रोटर को यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। शॉर्ट सर्किट परीक्षण तो कॉपर लॉस होगा, परीक्षण द्वारा प्राप्त हानियाँ। हानियाँ 170 वाट, 1750 वाट है। अब क्या पूछ रहा है, तो मोटर की प्रतिशत दक्षता ज्ञात कीजिए। तो मोटर की प्रतिशत दक्षता ज्ञात कीजिए। तो अच्छा सवाल है। इफिशिएंसी पूछ रहा है, कुछ है कुछ नहीं। देखो ऐसा है, 15 HP की मोटर है, नो लोड पर परीक्षण द्वारा प्राप्त हानियाँ, मतलब कांस्टेंट लॉस और कॉपर लॉस है। तो मोटर की दक्षता पूछ रहा है, तो मोटर की हम लोग आउटपुट अगर निकाल लेंगे तो आ जाएगा। तो नो लोड हानियाँ कितनी है, आयरन लॉस 100 वाट और कॉपर लॉस 1750। आउटपुट पूछ रहा है, मोटर आउटपुट। अगर मोटर आउटपुट 15 HP है तो 735.5 में गुणा करेंगे तो मोटर का आउटपुट किलोवाट में निकल जाएगा। 1 HP में 735.5 वाट होता है, तो मोटर का आउटपुट निकल जाएगा। तो कितना रहा है, 11, गुणा करिए, आपका आ जाए 11,032.5 वाट। ठीक, आपका आउटपुट निकल जाएगा। तो इफिशिएंसी निकालेंगे, पी आउटपुट अपान 100, तो यहाँ करेंगे अपान पी इनपुट, नहीं तो पी इनपुट अपान पी आउट, पी इनपुट इसको हम इतना लिख सकते हैं, पी आउटपुट अपान पी आउटपुट प्लस टोटल लॉस कितना है, डब्लू आई प्लस डब्लू सी यू इंटू 100। पी आउटपुट कितना है, 11,032.5 अपान पी आउटपुट कितना है, 11,032.5 प्लस 100 प्लस 1750। तो टोटल हमारे एफिशिएंसी अगर निकालोगे 1000 है कि 100 वाट, 1000 वाट है भाई साला, 1000 वाट। तो इसका अगर टोटल एफिशिएंसी निकालोगे तो लगभग 80% आ रही है। कितना आ रहा है, 80% आपका आंसर आ गया। मतलब अगर हानियों द्वारा जो इफिशिएंसी हो रही है 80% आएगी। अब एक और मस्त सवाल चलेगा जो आपके लिए रहेगा, अच्छा सवाल है, उतार लीजिए। सवालें तो चलेंगी ही चलेंगी। सवालें नहीं चलेंगी तो जाएंगे कहाँ। कितना इंसान को कहाँ से मेहनत करना पड़ता है, कोई जानता नहीं। मेहनत एक दिन रंग लाती है, हीना रंग लाती है, मगर कहाँ पत्थर पे घिस जाने के बाद। एक न्यूमेरिकल लगवाऊंगा सारे, निकाल दीजिए।
एक न्यूमेरिकल और है, चलते हैं उस न्यूमेरिकल के पास और थोड़ा समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक प्रेरण मोटर का लगभग न्यूमेरिकल से सारा जो कॉन्सेप्ट थ्योरी है रिवीजन होने लगता है। निकटतम प्रारंभिक बल आघूर्ण भिक बल आघूर्ण फुल लोड बल आघूर्ण पूर्ण लोड बल आघूर्ण के पदों में ज्ञात कीजिए। लोड बल आघूर्ण के पदों में ज्ञात कीजिए। नंबर 1 क्या पूछ रहे हैं? स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा स्टार्टर। दूसरा, एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर द्वारा जिससे 70% टैपिंग हो, से चलाया जाता हो, करा है। इस प्रेरण मोटरों की सामान्य वोल्टता पर लघु परिपथ द्वारा पूर्ण लोड धारा की 6 गुना है। पूर्ण लोड धारा की 6 गुना है तथा पूर्ण लोड स्लिप 4.5 है तथा पूर्ण लोड मतलब फुल लोड स्लिप 4.5% है। चुंबकीय धारा को नगण्य माने। लग रहा है मैग्नेटाइजिंग करंट नगण्य, करंट निगलेक्ट। अब देखो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, लगाते हैं। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, लगाते हैं। क्या कह रहा है देखो, आप लोग पढ़े होंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर, ट्रांसफार्मर स्टार्टर, चाहे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, चाहे अगर ड्यूल स्टार्टर होगा तो जो स्टार्टिंग टार्क और फुल लोड टार्क में रिलेशन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? IS और फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इंटू SI।
कितना पढ़ा होगा? तो डीएल स्टार्टर द्वारा है। स्टार डेल्टा स्टार्टर अगर पूछे तो याद रखिएगा, स्टार डेल्टा क्या पूछे, स्टार डेल्टा पूछे तो क्या होगा, तब उस समय क्या होगा, स्टार्टिंग टार्क एंड फुल लोड टार्क इक्वल टू 1/3 यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अपन IF का होल स्क्वायर इंटू SF। अब अगर ऑटो ट्रांसफार्मर पूछे, याद रखिएगा, स्टार्टिंग अपन फुल लोड अपन के स्क्वायर इंटू शॉर्ट सर्किट अपन फुल लोड का होल स्क्वायर इंटू, ये तीनों चीज उतार लीजिए नोट पैड करके। क्योंकि अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर से स्टार्ट किया जाता है तो आपका ऐसे ही होगा, यही लगेगा। हम लोग यही शायद जो रिलेशन निकाले थे लगभग यही था, चाहे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से हो चाहे स्टार डेल्टा से स्टार्टर हो और चाहे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हो। ठीक, अब पूछ क्या रहा है, चलिए होंगे, देखो रिवीजन हो जा रहा है एक तरह से। अगर कहीं पूछ लिया स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क का रेशियो क्या होता है डीएल स्टार्टर का, तो क्या होगा, IS का होल IS स्टार्टिंग करंट अपन फुल लोड करंट स्क्वायर इंटू SF। ऐसे स्टार डेल्टा का 1/3 हो जाता है शॉर्ट सर्किट अपन फुल लोड करंट का होल स्क्वायर। ऑटो ट्रांसफार्मर होगा तो के स्क्वायर शॉर्ट सर्किट अपन फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इंटू SF। तो अब पूछ क्या रहा है इसमें, थोड़ा सा पूछेगा क्या, अब बोलेंगे क्या, लिखा क्या जाएगा, तो देखा जाए। टाइपिंग, देखो टाइपिंग का मतलब के कितना 0.7%। चलो के का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ऑटो ट्रांसफार्मर दावे स्टार्ट करते हैं तो के की वैल्यू कर रहा है सामान्य वोल्टता पर लघु परिपथ द्वारा, मतलब शॉर्ट सर्किट द्वारा फुल लोड धारा की 6 गुना है, मतलब जो शॉर्ट सर्किट धारा है फुल लोड धारा की 6 गुना है। ठीक, स्लिप कितनी है फुल लोड स्लिप, ऐसा तो 0.045% इतना है फुल लोड स्लिप आपकी, इतना है। अगर ये कितना है 4.5% है, तो यहाँ अगर करोगे तो 2 अंक पर एक और, हाँ तो ये हो जाएगा 0.4 फुल लोड स्लिप। अब क्या पूछ रहा है, स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, जब स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा स्टार्ट किया जाए तब क्या होगा, इसका मतलब देखा जाए, क्या देखा जाए, तो क्या होता है, स्टार्टिंग करंट स्टार्टिंग टार्क अपन फुल लोड टार्क अपन 1/3 शॉर्ट सर्किट करंट अपन फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इंटू SF। अब इसी में वैल्यू रख दो, 1/3 शॉर्ट सर्किट करंट फुल लोड करंट का कितना है, फुल लोड करंट कट जाएगी 6 इंटू IF का होल स्क्वायर कट गया, SF की वैल्यू 0.045। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 0.54। कितना आएगा 0.54 आपका ये आएगा। तो क्या हो गया, स्टार्टिंग टार्क जो है और फुल लोड टार्क का कितना हो जाएगा 0.54%। मतलब अगर हम स्टार डेल्टा से स्टार्ट कर रहे हैं और जो शॉर्ट सर्किट करंट है फुल लोड करंट का 6 गुना है, तब उस केस में स्टार्टिंग टार्क जो हमारी होगी
कम होगी, 0.45 लमसम बहुत कम होगी, इतना स्टार्टिंग टार्क होगी। सेल्फ स्टार्ट होती है क्योंकि स्टार्ट शॉर्ट सर्किट होते हैं, इतना आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्या पूछा है, बता लीजिए। दूसरा ये पूछा है, एक क्वेश्चन अच्छा आएगा जो कि सोचने पर मजबूर करेगा आप लोगों को। तो अब आगे क्या पूछा है सी में, अगर भाई ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा स्टार्ट किया जाए, बाय ऑटो ट्रांसफार्मर, तो क्या होगा, स्टार्टिंग टार्क अपॉन फुल लोड टार्क में रिलेशन क्या होगा, तो T² इंटू शॉर्ट सर्किट अपॉन फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इंटू SF। ऐसी में वैल्यू रख दीजिए जल्दी जल्दी, 0.7 का होल स्क्वायर इंटू कट जाएगा तो 6 का होल स्क्वायर इंटू 0.054 है, हाँ ठीक 45, ठीक। तो इसको करिए तो कितना आएगा, 79.38, मतलब स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क का इतना, जब टाइपिंग लगा दी, टाइपिंग कर दिए तो देखो स्टार्टिंग टार्क बढ़ गया, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर से हमारा स्टार्टिंग टार्क बढ़ रहा है। 79 कहाँ से कहाँ आ गया, आज 0 पॉइंट था, स्टार्ट डेल्टा से स्टार्ट किए थे। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हम लोग स्टार्ट डेल्टा स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग टार्क कितना होगा, तो ऑटो ट्रांसफार्मर्स कर रहे हैं तो कितना होगा। अगर पूछे दोनों कंपैरिजन में किसका स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होता तो ऑटो टास्क, क्योंकि उसमें हम टाइपिंग करते हैं, ठीक। T प्रोपोर्शनल 5 × I होता है। ये प्रोपोर्शनल EB/5 होता है। तो यहाँ टाइपिंग से क्या होता है, फ्लक्स घट जाता है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है। अगर फ्लक्स घट गया, स्पीड इंक्रीज हो गई, तो टार्क भी हमारा इंक्रीज हो गया, क्योंकि टार्क इसका स्केल मर्सली होता है। टाइपिंग बढ़ा तो स्पीड डिक्रीज। फिर चलो बताते हैं इसको, बाद में बताएंगे। तो ये देखिए आपका सवाल लग गया। अब अगला सवाल पे चलते हैं। अगर ऐसा आएगा तो आप लोग लगा लीजिएगा। सिंगल फेज मोटर का है लगभग सवाल, अच्छा सवाल है, हम कहीं लगवा ही देते हैं। अगर कहीं आ गया तो आपका 1 नंबर ले डूबेगा। इसलिए लिखा है एंड 8 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर
इंडक्शन मोटर रन एट स्पीड ऑफ आरपीएम, इतनी आरपीएम है। इट स्लिप फॉर फॉरवर्ड रोटेटिंग फ्लग करा, इट स्लिप फॉर फॉरवर्ड रोटेटिंग फ्लग, रोटेटिंग फ्लक्स इज। तो फॉरवर्ड क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? स्लिप फॉर फॉरवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स। जब फॉरवर्ड में स्लिप क्या होगा, फॉरवर्ड स्लिप एस एफ इक्वल टू हम क्या जानते हैं, एन एस माइनस एन आर अपान एन एस, इतना होता है फॉरवर्ड स्लिप। तो एन एस की वैल्यू कितनी है, 8 पोल है तो 750 आरपीएम होगा। देखते हैं 120, अगर एन एस की वैल्यू निकालते हैं, एफ की वैल्यू 50, 8 60 4 15 750। तो एन एस की वैल्यू कितनी आ गई, हमने पहले बोला था 750 आरपीएम आएगी, हम लोग को याद हो गया लमसम में। तो 750 माइनस 690 अपान 750, फॉरवर्ड स्लिप पूछ रहा है। कितना है, 50 90 60, 60 अपान 750, 0 से 0 कैंसिल, 6 अपान 75, 75 कितना आएगा, इसका आप लोग निकालिए। अगर इसका करेंगे 75 8 से गुणा करेंगे, 45 60 6 8 से 56 4 60 6, ठीक। तो आएगा लमसम में 0.008, एक जीरो करेंगे तो 0 मतलब 10 फिर 0 0.8। फॉरवर्ड स्लिप कितना आ रहा है, 0.8। वो भी क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव नहीं, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो भी आपका पॉजिटिव स्लिप आएगा। अब पूछेगा क्या, स्लिप फॉर बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड। अगला अगर इसमें पूछे स्लिप फॉर बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड, कवर्ड रोटेटिंग फील्ड, अगर ये पूछे तो क्या हुआ, कुछ नहीं, हम लोग जानते हैं बैकवर्ड स्लिप का एस बी अपान 2 माइनस एस एफ होता है, और 2 माइनस 0.08 1.2 समथिंग आएगा, क्या 2 0.08 2 9 1.92। तो बैकवर्ड स्लिप कितना आएगा, 1.9। मतलब बैकवर्ड स्लिप फॉरवर्ड स्लिप से ज़्यादा होगी इस केस में। फर्स्ट बता लीजिए।
एक सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। तो इसको ताली होंगे आप लोग। तो आगे सवाल आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा स्टार मार करके। अब क्या है अगला, इसमें देखते हैं। अगला देखते हैं, इसमें लास्ट सवाल है। उसके बाद जो जो हम सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे सब आएगा। लिख रहा है 6 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रन एट स्पीड 900 आरपीएम, रन एट स्पीड 900 आरपीएम। और आगे क्या करना है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट in the cage rotor will be अब देखो एक इसका हम लिखाए थे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर के मतलब रोटर करंट का अगर हम फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन करें, रोटर करंट के फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन शायद किए थे, याद होगा आपको। लिखे थे फ्रीक्वेंसी, याद थोड़ा सा एक याद दिलाते साल में थोड़ा सा हम लोग आपको क्या किए थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट कैलकुलेशन। तो अगर हम लोग फॉरवर्ड स्लिप का किए थे, मतलब मान लीजिए आपकी एक क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का किए थे, एक क्या किए थे, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग यही साइड किए थे, याद करिए। क्लॉकवाइज अगर मैग्नेटिक फील्ड का किए थे तो क्या हुआ था, तो इसका स्लिप तो क्या होता है, मतलब एनएस माइनस एनआर अपान एनएस होता है फॉरवर्ड में, ठीक। तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या मिला था, पहले तो एफ था, फिर अगर हम लोग कैलकुलेशन तो स्टार्टिंग में क्या था, रोटर स्टैंड स्टिल था, एफ मिला था। उसके बाद रोटर जब ऑन हो गया तो ये मिला एनएस माइनस एनआर हो गया, तो आपको मिला अब हम लोग कैसे मिला था ना, देखो बताते। फॉरवर्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड, जब रोटर स्टैंड स्टिल था, रोटर क्या था, स्टैंड स्टिल, रोटर रुका था, थोड़ा हम समझाना चाहते हैं। तो रोटर रुका था तो क्या होता था, एन एस इक्वल टू एफ, ठीक। अब जो रोटर रन था, रोटर क्या था, रन था, रोटर रनिंग में था, तो क्या होता है, एन एस माइनस एन आर अपान एफ डैश हो जाता है। तो अगर हम इसका करते एफ डैश अपान एफ करेंगे तो क्या होगा, एस माइनस एन आर अपान एन एस, क्या होगा, स्लिप हो जाता है। तो क्या होगा, एफ डैश अपान एस एफ हो जाएगा। शायद ये रिलेशन पढ़े थे, हम लोग, ठीक। तो रिलेशन पढ़े थे, और एक रिलेशन और पढ़े थे एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का, थोड़ा सा हम लोग रिविजन कर देते हैं।
तो क्या पढ़े थे, सेम वही चीज आएगा, बस अगर बैकवर्ड का आता है, जब रोटर रन करेगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एफ डबल डैश होगा और क्या होगा, एन एस प्लस एन आर होगा। तो दोनों हम अगर रख देंगे और एक वैल्यू तो हम निकाले ही हैं एन एस, ठीक। स्टैंड ए रोटर ए रन कंडीशन में है, रोटर रन कंडीशन में एक शॉर्टकट बता रहे हैं, ए स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल रोटर, रोटर हमारा स्टैंड स्टिल है। तब और दोनों को अगर हम रख दें, थोड़ा समझिए, एफ डबल डैश एफ क्या होगा, एन एस प्लस एन आर अपान एन एस था। तो अगर हम इसको इस तरफ से निकालें, 2 माइनस एन एस माइनस एन आर अपान एन एस, ठीक। अगर इतना निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस यस, चाहे इसको फॉरवर्ड स्लिप मान लीजिए। अब क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका, यस हटा दीजिए, तो क्या होगा, एफ डबल डैश अपान 2 माइनस यस इंटू एफ, इतना हम पढ़े थे। एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का है, रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ रोटर करंट फ्रीक्वेंसी का। लोग रोटर करंट का कैलकुलेशन किए, तो रोटर करंट की जो फ्रीक्वेंसी उसका कैलकुलेशन किया, जो रोटर का करंट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी का हम कैलकुलेशन किए। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारा कितना है, एफ डबल डैश 2 माइनस एस एफ, और क्लॉकवाइज में एफ डन, इसी को हम लोग निकालना है, उतार लीजिए उतारना हो तो अब क्या पूछ रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन द रोटर केज विल बी, वही। तो पहले फॉरवर्ड वाला हम क्लॉकवाइज वाला याद कर लेते हैं, एफ डबल डैश एस इंटू एफ। तो स्पीड कितनी होगी, 1000 आरपीएम, तो स्लिप कितना निकलेगा, एन एस की वैल्यू तो निकल जाएगी, 6 पोल है, एन एस की वैल्यू माइनस एन आर अपान एन एस, तो 1000 माइनस धन ले लो 1000 माइनस एन आर की वैल्यू 9000, 1000 अपान 900 है ना, फिर 1000 इंटू 100, 100 करो तो ना करो तो कोई दिक्कत नहीं, तो 100 अपान 900, 100 कितना हो गया, 0.1 इंटू 50 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 5 हर्ट्ज आएगा। एफ डैश की वैल्यू कितनी आई, 5 हर्ट्ज, एफ डैश की वैल्यू कितनी आई, 5 हर्ट्ज आ गई, शायद 5 हर्ट्ज आ ही जाएगा आंसर, 5 हर्ट्ज आ गई। इसका हम लोग पढ़े थे, हमने रिवीजन कर दिया, आप लोग इसको उतारना हो तो उतार लीजिएगा, बात समझने के लिए हमने उतार दीजिए। तो रोटर करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट का हम कैलकुलेशन किए थे, उसमें हमने निकाला है। अब देखिए, ये तो हमने एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का निकाल दिया। अगर एंटी क्लॉकवाइज का निकालें, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का अगर हम लोग निकालें, या इसी को बोलते हैं बैकवर्ड RMF रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या बैकवर्ड स्लिप, ऐसी को बैकवर्ड स्लिप का अगर हम निकालें, बैकवर्ड स्लिप, तो क्या हम लोग एफ डबल डैश अपान 2 माइनस एस अपान एफ कितना था, तो 2 माइनस एस की वैल्यू कितनी है, 0.1, कितना होगा, 2
1.9 इंटू 50, 1.9 इंटू 50, तो 0 चला जाएगा, 19 25 95 हर्ट्ज, 95 हर्ट्ज। ठीक, तो एफ डबल डैश की वैल्यू कितनी आई? 95 हर्ट्ज। आंसर यही आंसर आ रहा है। कुछ था? कुछ नहीं था, बस यही था कि आप लोग सोचते क्या है, आप लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, हो सकता है आंसर आ जाए, यही आ जाए, तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, हो सकता है यही आ जाए, क्योंकि जो उसके पूछने का तरीका वो सबसे अलग है। क्या पूछ रहा है वो डिपेंड करता है, क्या कहने वाला है वो डिपेंड करता है, क्या सुन रहा है वो डिपेंड कर रहा है। देखिए, इसमें यही चीज पूछा था, एक 5 हर्ट्ज आए। देखो, जब क्लॉक वाइज मैग्नेटिक फील्ड थी हमारी, या फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, क्या लिख देंगे? फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, या इसमें लिखेंगे फॉरवर्ड स्लिप। क्या लिखेंगे? फॉरवर्ड स्लिप। अगर फॉरवर्ड स्लिप लिखेंगे इसे इतना, तो कितना हो जाएगा? एस एफ है। अगर फॉरवर्ड स्लिप है, फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का जो रोटर करंट का फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज से निकल रहा है, मगर बैकवर्ड का ज़्यादा है 95 हर्ट्ज। तो एक चीज़ याद रखिएगा, एफ डबल डैश की, एफ डैश की वैल्यू इज ग्रेटर देन एफ डबल डैश से कम होती है। ये चीज़ याद रखिएगा, नोट पॉइंट में करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ठीक, एफ डबल डैश मतलब बैकवर्ड में जो रोटर करंट की फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी, फॉरवर्ड करंट रोटर करंट की फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अब आपका लगभग इंडक्शन मोटर समाप्त हो गया, सिंगल फेज का इंडक्शन मोटर, न्यूमेरिकल भी लगभग जितना था, जितना लगभग हो सका लगवा दिए, सिंगल फेज 3 फेज न्यूमेरिकल लगभग। तो मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब देखिए, हो सकता है बेसिक इलेक्ट्रिकल चलेंगे, बेसिक वाला पॉइंट चलेंगे, उसके बाद एनालॉग चलेंगे, अब उसके बाद सिंक्रोनस मोटर जो बचा है अल्टरनेटर चलता रहेगा, धीरे धीरे क्लास बीच बीच में लाते रहेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स।